नमस्कार। आज की जो क्लास होगी हम राजस्थान के किसी भी कॉम्पिटिटिव के हिसाब से स्पेशल तृतीय श्रेणी जो अध्यापक हैं उनके लिए अपन यहाँ पे एक राजस्थानी भाषा एवं साहित्य के टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अपन पूरी बुकलेट को डिस्कस करेंगे जिसमें आप अपने शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं जो आपके लिए काफ़ी कारगर होंगे। तो आज की जो क्लास होगी इसमें राजस्थान की भाषा, बोलियाँ एवं साहित्य होंगे। देखो ये जो कंटेंट हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही शानदार कंटेंट है। आप हम पे विश्वास करके इस कंटेंट को फॉलो कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले अपन एक बार टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं, फिर जो अपना जो सब्जेक्ट उसको जूम करके अपन देखेंगे। राजस्थान की भाषा और बोलियों को सबसे पहले आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक बार सामान्य परिचय की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन देखो, सबसे पहले सामान्य परिचय की अपन बात करते हैं। तो सामान्य परिचय में देखो, राजस्थान एक वृहद प्रांत है। राजस्थान जो है एक बहुत बड़ा स्टेट है जिसमें भाषाई जो विविधता पाए जाना स्वाभाविक है। तो राजस्थान में एक बहुत बड़ा प्रांत है तो इसमें जो भाषा की जो विविधता है वो पाए जाना क्या है, स्वाभाविक है। राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र में आम जन द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा है उसको राजस्थानी भाषा कहते हैं। देखो सीधी सी बात है कि राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र में आम जन के द्वारा जो बोली जाने वाली जो भाषा है उसी को अपन क्या कहते हैं, राजस्थानी भाषा कहते हैं। तो देखो नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थानी भाषा किसे कहते हैं ये बात बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि भाषा विज्ञान के अनुसार राजस्थानी जो भाषा है भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। ये बात काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जो राजस्थानी है वो कौन से भाषा परिवार की भाषा है, तो आप कहोगे भारोपीय भाषा परिवार की भाषा। तो यहाँ से आप शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। इसके बाद देखो बहुत शानदार बात है कि राजस्थानी भाषा विज्ञान के अनुसार जो राजस्थानी जो है वो भारोपीय भाषा जो है उसके भाषा परिवार की भाषा है। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थानी भाषा का जो नामकरण, राजस्थानी जो भाषा है इसका नामकरण राजस्थानी कैसे पड़ा। देखो राजस्थानी भाषा के मरुभाषा, मरुभूम भाषा, मरुदेशीय भाषा या मरुवाणी भाषा आदि अनेक नाम मिलते हैं। तो देखो राजस्थानी भाषा के कौन कौन से नाम से, मरुभाषा, मरुभूम भाषा, मरुदेशीय भाषा या मरुवाणी, ये राजस्थानी जो भाषा है इसके नाम हैं। अब देखो सबसे पहले देखो राजस्थानी भाषा के नामकरण में देखो कौन कौन से नाम है। एक तो मरुभाषा, मरुभूम भाषा, मरुदेशीय भाषा, मरुवाणी भाषा। देखो ये आपको लिखने हैं कि ये इनके उपनाम है राजस्थानी भाषा के। मरुभूम भाषा भी है, मरुदेशीय भाषा भी है, मरुवाणी भी है। तो ये सब राजस्थानी जो भाषा है इसके क्या है, उपनाम हैं। अब देखो यहाँ से अपन बात करते हैं, विक्रम संवत 835 ईस्वी में उदोतन सूरी ने जालोर में कुबलय माला नामक ग्रंथ की क्या की रचना की। तो देखो कई बार पूछ लिया जाता है कि उदोतन सूरी के द्वारा जो रचित ग्रंथ है उसका नाम क्या है, तो आप कहोगे कुबलय माला। इस ग्रंथ में 18 देसी भाषाओं का उल्लेख है। कितनी देसी भाषाओं का उल्लेख है, 18 देसी भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें इसने क्या बताया कि जो मारवाड़ क्षेत्र की जो भाषा है उसको क्या कहा गया है, मरुवाणी कहा गया है। देखो बहुत ही सिंपल और सटीक बात है। 835 ईस्वी में उदोतन सूरी हुए, उन्होंने कुबलय माला नामक ग्रंथ की रचना की और उसमें 18 देसी भाषाओं का जो है उल्लेख मिलता है, जिसमें मारवाड़ क्षेत्र की जो भाषा है उसके लिए कौन सी भाषा, कौन सा नाम उसने कहा, मरुवाणी कहा। तो यहाँ पे कोड वर्ड है उदोतन सूरी, ग्रंथ है कुबलय माला, 18 देसी भाषाओं का उल्लेख और मारवाड़ क्षेत्र की जो भाषा है उसको कौन सा नाम दिया, मरुवाणी नाम दिया। तो ये इसके इम्पोर्टेंट बातें हैं। अब देखो इसके बाद में बात करते हैं कवि कुशल लाभ ने का जो ग्रंथ है पिंगल शिरोमणि। कवि कुशल लाभ का ग्रंथ कौन सा है, पिंगल शिरोमणि। और अबुल फजल द्वारा रचित आईने अकबरी में मारवाड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। देखो कवि कुशल लाभ का जो ग्रंथ है उसका नाम है पिंगल शिरोमणि और अबुल फजल का ग्रंथ है आईने अकबरी। उसमें कौन राजस्थानी जो भाषा है इसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया, मारवाड़ी भाषा शब्द का प्रयोग किया गया कि राजस्थान की जो भाषा है उसको मारवाड़ी भाषा कहा है। किस किस ग्रंथ में कहा गया, एक तो कवि कुशल लाभ का जो ग्रंथ है पिंगल शिरोमणि में और अबुल फजल का जो आईने अकबरी है इसमें मारवाड़ी भाषा कहा गया है। देखो उसके बाद में अपन बात करते हैं 7वीं शताब्दी में नौबोली छंद और 18वीं शताब्दी का 8 देसरी गुजरी नामक रचनाओं में मरु भाषा का उल्लेख है। एक तो 17वीं शताब्दी है उसमें नौबोली छंद नामक ग्रंथ है और 18वीं शताब्दी है उसका ग्रंथ है 8 देसरी गुजरी
नामक रचनाओं में जो है ना राजस्थानी भाषा को कौन सी भाषा कहा गया है? मरु भाषा कहा है। तो नौबोली छंद और 8 देसरी गुजरी में राजस्थानी भाषा को मरु भाषा कहा गया। तो ये इम्पोर्टेंट बात होगी। इसके बाद में बात करते हैं कि राजस्थानी भाषा के लिए, राजस्थानी जो भाषा है उसके लिए राजस्थानी जो शब्द है उसका सर्वप्रथम जो प्रयोग है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया। कब किया? 1912 में किया। और कौन से ग्रंथ में किया? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नामक ग्रंथ में किया। देखो काफ़ी शानदार बात है कि राजस्थानी भाषा के लिए, राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी जो शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया। कब किया? 1912 में किया। और कौन सा ग्रंथ है जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन का? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। तो देखो ऐसे ऐसे कोड करेंगे। जो जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन है इसके ग्रंथ का नाम है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ये कब रचित था? 1912 में। इसमें राजस्थानी भाषा को किस नाम से बताया गया है? तो इसका सही जवाब है राजस्थान की जो भाषा है उसको राजस्थानी भाषा कहा गया। तो उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको सही समझ में आ गई। जो भाषा है इसका विकास कैसे हुआ उसकी अपन बात करते हैं। राजस्थानी भाषा का विकास कैसे हुआ? देखो राजस्थानी सहित भारतीय भाषाओं की जो जननी है वो कौन सी भाषा है? वैदिक संस्कृति है। राजस्थानी सहित समस्त जो भारतीय भाषाएं हैं उनकी जो जननी है वो कौन सी है? वैदिक संस्कृत है। कौन सी है? वैदिक संस्कृत है। यह अत्यधिक जटिल होने के कारण लौकिक संस्कृत में परिवर्तित हो गई। जो वैदिक संस्कृत थी वो जटिल थी, इस कारण से किस में परिवर्तित हो गई? लौकिक संस्कृत में परिवर्तित हो गई। इसके बाद में क्या होगा देखते हैं। जब लौकिक संस्कृत में जटिलता आने लगी तो इसका स्थान किसने ले लिया? पाली भाषा ने ले लिया। जब लौकिक संस्कृत से में भी जटिलता आने लगी तो उसका स्थान किसने ले लिया? पाली भाषा ने ले लिया। पाली भी जब लोक से अलग होने लगी तो उसका स्थान किसने ले लिया? प्राकृत ने ले लिया। तो देखो लौकिक संस्कृत से पाली, पाली से लोक, और लोक से अलग होने लगी तो उसने किसका स्थान ले लिया? पाली से अपन आ गए प्राकृत भाषा में। तो ये भाषाओं का क्रम हो गया। भाषा हमेशा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है। भाषा जो है हमेशा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है। प्राकृत भी जब कठिन लगने लगी तो अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ। किसका विकास हुआ? अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ। राजस्थानी भाषा का विकास भी अपभ्रंश भाषाओं मरु गुजरी और शोरसेनी और नागर से हुआ है। देखो अपभ्रंश भाषाएं, जो राजस्थानी जो भाषा है इसका विकास किससे हुआ? अपभ्रंश भाषाओं से हुआ। और इसमें कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है। तो प्राकृत भाषा भी जब कठिन लगी तो कौन सी भाषाओं का विकास हुआ? अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ। और राजस्थान भाषा का जो विकास है वो भी अपभ्रंश भाषाओं से हुआ है। अब अपभ्रंश भाषाएं कौन सी? एक तो मरु गुजरी है, शोरसेनी है और नागर है। अपभ्रंश भाषाएं कौन सी है? मरु गुजरी, शोरसेनी और नागर है। नेक्स्ट चलते हैं। इन सब भाषाओं में राजस्थानी भाषा के विकास में मरु गुजरी अपभ्रंश का मत अधिक तार्किक लगता है। तो इन सब भाषाओं के विकास में है ना, भाषाओं में राजस्थानी भाषा का जो विकास है वो किससे माना जाता है कि मतलब अधिक तार्किक लगता है? तो वो है मरु गुजरी। क्योंकि मरु गुजरी अपभ्रंश से ही मरु गुजरी अपभ्रंश से ही मरु भाषा राजस्थानी तथा गुजरी से गुजराती भाषा का विकास हुआ है। देखो मरु गुजरी का जो अपभ्रंश हुआ उसमें मरु भाषा से तो राजस्थानी का और गुजरी से गुजराती भाषा का क्या हुआ है? उपयोग हुआ है, विकास हुआ है, सॉरी हाँ। तो देखो मरु गुजरी में मरु से तो मरु भाषा का, गुजरी से गुजराती भाषा का क्या हुआ है? विकास हुआ है। वृक्ष आर्य भाषाएं, जो वंश का जो मतलब आर्य भाषाओं का जो वंश का जो वृक्ष है वो यहाँ पे दिखाया है। सबसे पहले वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत का विकास हुआ। लौकिक संस्कृत से देखो दो भाषाओं का उत्पत्ति होती है, एक तो पाली, एक संस्कृत की। तो पाली में भी देखो पाली से जो है ना प्राकृत भाषाओं का विकास हुआ। प्राकृत में भी देखो 3 प्राकृत भाषाएं हैं, मरु गुजरी, शोरसेरी अपभ्रंश और नागर अपभ्रंश। उसमें भी देखो प्राकृत में भी देखो मरु गुजरी से ना
राजस्थानी और गुजराती भाषा का विकास हुआ है, जबकि शौरसेनी जो अपभ्रंश है इससे हिंदी भाषा का क्या हुआ है, विकास हुआ है। तो ये भाषा का जो है ना विकास का क्रम आपको दिखाया गया है। हाँ जी, नेक्स्ट बात करते हैं। राजस्थानी जो भाषा है उसकी उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न मत हैं जिनको अपन यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो देखो, कुछ भाषा वैज्ञानिकों ने राजस्थानी भाषा के उत्पत्ति के संबंध में अपभ्रंश के विभिन्न रूपों की कल्पना की है। मतलब कुछ भाषा जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने राजस्थानी भाषा जो है इसकी उत्पत्ति के संबंध में, इसकी जो उत्पत्ति है अपभ्रंश भाषा से हुई है, इसके रूप में कुछ कल्पनाएं की हैं जो निम्न प्रकार हैं। सबसे पहले अपन मत देखते हैं। सबसे पहले मरुगुजरी मत है कि कौन कौन से भाषा वैज्ञानिक हैं जो राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति है वो मरुगुजरी से मानते हैं। तो उसमें है डॉक्टर के.एम. मुंशी, श्री देवरिया, हीरालाल माहेश्वरी और मोतीलाल मेनारिया। देखो इनमें देखो के.एम. मुंशी, श्री देवरिया, हीरालाल माहेश्वरी और मोतीलाल जो मेनारिया हैं, ये मानते हैं कि राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति है वो मरुगुजरी अपभ्रंश से हुई है। किससे हुई है? मरुगुजरी अपभ्रंश से हुई है। कौन कौन मानते हैं? के.एम. मुंशी मानते हैं, श्री देवरिया मानते हैं, हीरालाल माहेश्वरी मानते हैं और मोतीलाल मेनारिया मानते हैं। देखो आप याद कैसे करेंगे कि मरुगुजरी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई है, इसको कौन कौन मानते हैं? तो इसका है मुंशी, यहाँ से मुंशी पकड़ेंगे, देवरिया, माहेश्वरी और मेनारिया। मुंशी, देवरिया, माहेश्वरी, मेनारिया, ये जो मानते हैं कि राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति है वो मरुगुजरी अपभ्रंश से हुई है। जबकि सौराष्ट्री जो भाषा है इससे राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई है, ये कौन मानता है? तो देखो सौराष्ट्री से सुनीति कुमार चटर्जी ये मानती हैं कि राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति है वो सौराष्ट्री अपभ्रंश भाषा से हुई है। इसके बाद में नागर अपभ्रंश से कौन से मानते हैं? एक तो जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन है, एक तो ये मानते हैं कि राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति है वो नागर अपभ्रंश से हुई है, और दूसरे हैं पुरुषोत्तम जो मेनारिया हैं वो भी ये मानते हैं कि राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति है वो नागर अपभ्रंश से हुई है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको सही समझ में आ गई। नोट डाल के यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले टेसीटोरी जो एलपी टेसीटोरी हैं उनका यहाँ पे फेमस स्टेटमेंट आपके सामने है। देखो, प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी को परिवर्ती अवस्था में विलगाव इतना स्पष्ट हो गया कि यह बता सकना अत्यंत सरल है कि अमुक पांडुलिपि गुजराती प्रभाव में लिखी गई है या मारवाड़ी शैली में। तो इटली के थे ये एलपी टेसीटोरी। इन्होंने क्या कहा कि प्राचीन राजस्थानी में प्राचीन राजस्थानी की जो परिवर्ती जो अवस्था है इसमें विलगाव इतना स्पष्ट हो गया था कि यह बतला सकना अत्यंत सरल हो गया था कि अमुक जो पांडुलिपि है वो गुजराती प्रभाव में है और या मारवाड़ी शैली में है। तो ये किसका कथन है? एलपी टेसीटोरी का। तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई आपको। नेक्स्ट जो कथन है वो है डॉक्टर नामवर सिंह का। डॉक्टर नामवर सिंह ने क्या कहा है कि पूर्वी राजस्थानी ब्रज भाषा से प्रभावित है, जबकि पश्चिमी जो राजस्थानी है वो गुजराती से समानता रखती है। तो नामवर सिंह ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि जो पूर्वी जो राजस्थानी है उस पर किसका प्रभाव है? ब्रज भाषा का प्रभाव है, जबकि जो पश्चिमी जो राजस्थानी है उस पर किसका प्रभाव है? गुजराती का प्रभाव है। इसके बाद में बात करते हैं राजस्थानी भाषा का जो उद्भव है शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। प्राचीन राजस्थानी ही अपभ्रंश की पहली संतान है। देखो, राजस्थानी भाषा का जो उद्भव है वो किससे हुआ है? शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। और जो प्राचीन जो राजस्थानी है ना वो अपभ्रंश की क्या थी? पहली संतान थी। ये स्रोत है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी नीरज एंड शर्मा की से ये पता चला है। तो देखो बिल्कुल आसान भाषा में कह सकते हैं कि राजस्थानी भाषा का जो उद्भव है वो शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, और जो प्राचीन जो राजस्थानी है वो अपभ्रंश की क्या थी? पहली संतान थी। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको सही समझ में आ गई। राजस्थानी जो भाषा है इसका विकास के बारे में अब आगे चर्चा करते हैं कि 10वीं शताब्दी तक पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में बोले जाने वाली भाषा पर अपभ्रंश का अत्यधिक प्रभाव रहा। कि जो 10वीं शताब्दी है तब तक पश्चिमी जो भारत है उसमें बोले जाने वाली जो भाषाएं हैं
बोली है उस पर अपभ्रंश का जो क्या था, अत्यधिक प्रभाव था। राजस्थानी का जो उद्भव है, देखो ये काफ़ी शानदार है। राजस्थानी भाषा का जो उद्भव है लगभग 11वीं-12वीं शताब्दी में हुआ माना जाता है कि राजस्थानी जो भाषा है इसका उद्भव कब माना जाता है, 11वीं-12वीं शताब्दी में माना जाता है। देखो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है कि राजस्थानी भाषा का जो उद्भव है 11वीं-12वीं शताब्दी में माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इटालियन जो विद्वान थे टेसिटोरी ने क्या बताया कि 12वीं सदी के लगभग राजस्थानी भाषा अस्तित्व में आ चुकी थी। विद्वान है LP टेसिटोरी, इन्होंने क्या बताया कि जो 12वीं सदी है उसके लगभग जो राजस्थानी जो भाषा है अस्तित्व में आ चुकी है। इन्होंने इंडियन एंटिक्वेरी पत्रिका में राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति और विकास पर प्रकाश डाला। तो काफ़ी अच्छी बात है कि जो LP जो टेसिटोरी हैं इन्होंने 12वीं सदी के लगभग राजस्थानी भाषा जो है अस्तित्व में आ चुकी थी, ये बताया। दूसरा, इन्होंने इंडियन एंटिक्वेरी नामक जो पत्रिका है उसमें राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति और विकास पर क्या डाला, प्रकाश डाला। चलते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट बात करते हैं कि 16वीं सदी के बाद राजस्थानी जो भाषा है उसका जो विकास एक स्वतंत्र भाषा के रूप में हुआ। तो कोई आपसे पूछ ले कि राजस्थानी जो भाषा है उसका जो विकास एक स्वतंत्र भाषा के रूप में कब हुआ, तो आप कहोगे 16वीं सदी के बाद जो है राजस्थानी जो भाषा है इसका विकास स्वतंत्र रूप से हुआ। राजस्थानी भाषा का जो स्वर्ण युग है वो 1650 से 1850 तक का माना जाता है कि राजस्थानी जो भाषा है इसको स्वर्ण युग, गोल्डन जो पीरियड है वो 1650 से लेकर 1850 तक का काल माना जाता है। क्यों माना जाता है कि इस काल में राजस्थानी जो साहित्य है और भाषा इसमें काफ़ी विकास होता है। तो राजस्थानी भाषा का जो स्वर्ण युग है वो 1650 से लेकर 1850 तक माना जाता है। जो भाषा है उसके विकास के जो विभिन्न चरण हैं उनकी अपन यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो देखो सबसे पहला राजस्थानी जो भाषा है, देखो थोड़ा सा देखते हैं। राजस्थानी भाषा के विकास के चरणों को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। अब कैसे समझेंगे देखते हैं एक करके ना। सबसे पहले राजस्थानी जो भाषा है इसकी जो है ना गुर्जर अपभ्रंश के रूप में 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में रही, और 13वीं से 16वीं शताब्दी में राजस्थानी जो भाषा है इसको ये प्राचीन राजस्थानी में कन्वर्ट हो गई। उसके बाद में 16वीं से 18वीं में ये मध्य राजस्थानी में कन्वर्ट हो गई, और उसके बाद में 18वीं सदी से अब तक ये आधुनिक राजस्थानी के नाम से जानी जाती है। तो सिर्फ देखो 11 से 13 देखो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, कैसे ध्यान रखना है, 11 से 13 11वीं से 13वीं शताब्दी तक गुर्जर अपभ्रंश में थी राजस्थानी। उसके बाद में 13 से 16 ये प्राचीन राजस्थानी, और 13 से 18 ये मध्य राजस्थानी, और 18 से अब तक देखो 11 से 13 दो फिर 3 का अंतर, फिर 2 का अंतर, 16 से 18 पहले 2 का अंतर। देखो सबसे पहले 11 से 13 2 का अंतर है गुर्जर अपभ्रंश। उसके बाद में 13 से 16 3 का अंतर है प्राचीन राजस्थानी। फिर उसके बाद में मध्य राजस्थानी 16 से 18, और उसके बाद में वर्तमान में 18वीं सदी से अब तक जो राजस्थानी भाषा है उसको आधुनिक राजस्थानी कहा जाता है। तो ये राजस्थानी भाषा के विकास के चरण हैं। उससे आगे बात करते हैं कि प्रोफेसर नरोत्तम स्वामी के अनुसार प्राचीन काल में गुजराती और राजस्थानी एक ही भाषा थी। प्रोफेसर नरोत्तम स्वामी क्या कहते हैं कि प्राचीन काल में गुजराती और राजस्थानी जो है ना एक ही भाषा थी। दोनों का स्वतंत्र जो विकास है 16वीं शताब्दी के अंत में हुआ। मतलब 16वीं शताब्दी के अंत में गुजराती का अलग से विकास हुआ है और राजस्थानी का अलग से विकास हुआ है, मतलब दोनों का स्वतंत्र विकास हुआ है। अतः काल विभाजन की दृष्टि से ही वे राजस्थानी के विकास के 2 चरण मानते हैं। अतः काल विभाजन की दृष्टि से प्रोफेसर नरोत्तम जो स्वामी हैं वे राजस्थानी के विकास के 2 चरण मानते हैं। कौन कौन से चरण मानते हैं प्रोफेसर नरोत्तम स्वामी? पहला है प्राचीन राजस्थानी, उन्होंने बस 1600 से पूर्व जो राजस्थानी थी उसको उन्होंने प्राचीन राजस्थानी कहा है, और विक्रम संवत 1600 से पूर्व है ना,
और नवीन जो राजस्थानी है वो विक्रम संवत 1600 के बाद में जो राजस्थानी थी वो नवीन राजस्थानी है। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारतीय भाषा का विस्तार, राजस्थानी भाषा का विस्तार। तो देखो, भारतीय आर्य भाषाओं की भीतरी उपशाखा के केंद्रीय समुदाय या मध्य देशीय समुदाय की प्रमुख उपभाषा, प्रमुख जो उपभाषा थी वो राजस्थानी का क्षेत्रफल लगभग 1.5 लाख वर्ग मील में है। देखो, भारतीय आर्य भाषाओं की जो भीतरी उपशाखा है उसके केंद्रीय समुदाय की या मध्य देशीय समुदाय की प्रमुख जो उपभाषा है राजस्थानी का जो क्षेत्रफल है वो 1.5 लाख वर्ग मील है। कितना है? 1.5 लाख वर्ग मील है। यह भाषा राजस्थान, मध्य भारत के पश्चिम भाग, सिंध तथा पंजाब के निकटवर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है। तो जो राजस्थानी जो भाषा है वो कहाँ कहाँ बोली जाती है? राजस्थान में बोली जाती है, मध्य भारत के पश्चिमी भाग, सिंध तथा पंजाब के निकटवर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थानी भाषाओं के वक्ताओं की संख्या, मतलब कितने लोग राजस्थानी भाषाओं को बोलते हैं। वक्ताओं की दृष्टि से भारतीय भाषाओं या बोलियों में राजस्थानी जो भाषा है इसका स्थान कौन सा है? 7वां है। मतलब भारतीय भाषाओं और बोलियों की दृष्टि से राजस्थानी भाषा का जो स्थान है वो 7वां है। किसमें? वक्ताओं की दृष्टि से। और विश्व भाषाओं में कौन सा स्थान है? 24वां स्थान है। भारत में तो 7वां है और विश्व भाषाओं में कौन सा है? 24वां स्थान है। इसके बाद में बात करते हैं कि सन 1961 की जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार राजस्थानी वक्ताओं की संख्या कितनी है? 1,49,33,016। 1961 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राजस्थानी जो वक्ता है, राजस्थानी जो भाषा है, बोलने वालों की संख्या कितनी है? 1,49,33,016 है। 16 थी, पहले थी 1961 की जनगणना के अनुसार, है ना। उसके बाद में क्या होता है? सन 1961 की जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान की 73 बोलियां मानी जाती हैं। राजस्थान की कितनी बोलियां मानी जाती हैं? 73 बोलियां मानी जाती हैं, जिसमें 46 बोलियों की संख्या 1000 से कम है। 46 ऐसी बोलियां हैं जिनके बोलने वालों की जो संख्या है वो 1000 से क्या है? कम है। तो 1961 की जो जनगणना रिपोर्ट है वो क्या कहती है कि राजस्थान की 73 बोलियां मानी जाती है। राजस्थानी की कितनी बोलियां मानी जाती है? 73 बोलियां मानी जाती है। इसमें 46 बोलियों की जो संख्या है वो किससे कम है? 1000 से क्या है? कम है। ये 1961 की रिपोर्ट कहती है। राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण, राजस्थानी जो भाषा है उसके वर्गीकरण की अब सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं। नेक्स्ट, तो देखो, डॉक्टर इब्राहिम गियर्सन के अनुसार वर्गीकरण की सबसे पहले अपन बात करेंगे। तो सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा का जो वर्गीकरण है, सर्वप्रथम जो राजस्थानी भाषा का जो वर्गीकरण है वो किसने किया? जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया। तो सीधी सी बात है कि सबसे पहले राजस्थानी जो भाषा है उसका वर्गीकरण किसने किया? जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन ने किया। और कौन सी पुस्तक में किया? द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया। नेक्स्ट बात करते हैं, डॉक्टर गियर्सन राजस्थान की 20 वास्तविक भाषाओं को 5 मुख्य भागों में वर्गीकृत किया। जो डॉक्टर इब्राहिम गियर्सन ने क्या किया? जो 20 वास्तविक जो भाषाएं हैं उनको 5 मुख्य वर्गों में क्या किया? विभाजित किया। अब 5 मुख्य वर्ग कौन कौन से? देखो, 20 भाषाएं थी, 20 वास्तविक भाषाओं को 5 वर्गों में क्या किया? विभाजित किया। अब 5 वर्ग कौन कौन से हैं? सबसे पहले पश्चिमी राजस्थानी। देखो, सबसे पहला वर्गीकरण किया पश्चिमी राजस्थानी। इसमें कौन कौन सी? मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी और शेखावाटी। पश्चिमी राजस्थानी में कौन सी? मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी और शेखावाटी। इसके बाद में है मध्य पूर्व राजस्थानी। इसमें ढूंढाड़ी एवं हाड़ौती है। मध्य पूर्व राजस्थानी में ढूंढाड़ी और हाड़ौती है। मध्य पूर्वी राजस्थानी में ढूंढाड़ी और हाड़ौती। इसके बाद में उत्तरी पूर्वी जो राजस्थानी है, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, इसमें मेवाती और अहिरवाटी आती है। उत्तरी
देखो मध्य पूर्व में तो कौन सी, मध्य और पूर्वी राजस्थानी में कौन कौन सी आती है, ढूंढाड़ी और हाड़ौती आती है। जबकि उत्तरी पूर्वी राजस्थानी में एक तो आती है मेवाती और एक आती है अहिरवाटी। उत्तरी पूर्व में कौन सी आती है, एक तो मेवाती आती है, एक आती है अहिरवाटी। जबकि बात करें दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी की, जबकि बात करें दक्षिणी और पूर्वी राजस्थानी की, तो इसमें मालवी और निमाड़ी आती है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी में कौन सी आती है, मालवी और निमाड़ी आती है। और पांचवा जो उसने वर्गीकरण किया है वो है दक्षिणी राजस्थानी। तो ये तो डॉक्टर इब्राहिम गियर्सन का वर्गीकरण है, जिसने 20 भाषाओं का उसने 5 भागों में क्या किया, वर्गीकृत किया। और 5 भागों में वर्गीकरण कैसे किया, पश्चिमी राजस्थानी में आ गया मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी और शेखावाटी। मध्य पूर्व राजस्थानी में ढूंढाड़ी और हाड़ौती, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी में मेवाती और अहिरवाटी, और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में मालवी और निमाड़ी ये आती है। और दक्षिणी जो राजस्थानी है इसमें हो गए। अब देखो इसके बाद में दूसरी बार जो भाषाओं का जो वर्गीकरण किया, डॉक्टर LP टेसीटोरी का वर्गीकरण अपन यहाँ पे पढ़ देंगे। तो डॉक्टर टेसीटोरी ने राजस्थानी भाषाओं को 2 भागों में क्या किया, विभाजित किया, जबकि गियर्सन ने 5 भागों में विभाजित किया था। देखो 2 भागों में कौन कौन से भाग उसने माने हैं, एक तो है पश्चिमी राजस्थानी। अब देखो पश्चिमी राजस्थानी में कौन सी, शेखावाटी, जोधपुर की खड़ी राजस्थानी। पश्चिमी में देखो धटकी, ढटकी, थड़ी, बीकानेरी, किशनगढ़ी, खैराड़ी, गोड़वाड़ी एवं देवड़ावाटी, ये भाषाएं हैं। देखो पश्चिमी राजस्थानी में कौन कौन सी, शेखावाटी, जोधपुर की खड़ी राजस्थानी, ढटकी, थड़ी, बीकानेरी, किशनगढ़ी, खैराड़ी, गोड़वाड़ी और देवड़ावाटी। ये सारी जो देवड़ावाटी जो पश्चिम सिरोही में बोली जाती है, ये पश्चिमी राजस्थानी में आती है। जबकि इसके बाद में बात करते हैं पूर्वी राजस्थानी, जिसको ढूंढाड़ी नाम दिया LP टेसीटोरी ने। देखो इसमें तोरावाटी, खड़ी, खड़ी जयपुरी, काठेड़ी, अजमेरी, राजावाटी, चौरासी और नागरचौल। तो देखो पूर्वी राजस्थानी में कौन सी, तोरावाटी, खड़ी, जयपुरी, काठेड़ी, अजमेरी, राजावाटी, चौरासी और नागरचौल, ये भाषाएं आती हैं। देखो नेक्स्ट है भाषा वैज्ञानिकों का एक बड़ा समूह है डॉक्टर गियर्सन तथा टेसीटोरी के वर्गीकरण से संतुष्ट नहीं था। मतलब भाषा वैज्ञानिकों का एक बहुत बड़ा समूह था जो डॉक्टर गियर्सन और जो LP टेसीटोरी है उसके वर्गीकरण से क्या था, संतुष्ट नहीं था। मुख्य रूप से उन सभी के विचार मंथन को ध्यान में रखते हुए राजस्थानी की बोलियों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। देखो भाषा वैज्ञानिकों का जो बहुत बड़ा जो वर्ग था जो डॉक्टर गियर्सन और टेसीटोरी का जो वर्गीकरण है इससे संतुष्ट नहीं था, और मुख्य रूप से उन सभी के विचार मंथन को ध्यान में रखते हुए राजस्थान की जो बोलियां हैं उनको 2 भागों में बांटा जा सकता है। अब 2 भाग कौन कौन से हैं, सबसे पहले राजस्थान की जो बोलियां हैं, राजस्थान की जो बोलियां हैं इसमें एक तो पश्चिमी राजस्थानी है, एक पूर्वी राजस्थानी है। पश्चिमी राजस्थानी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं, देखो पश्चिमी राजस्थानी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं। तो पश्चिमी राजस्थानी की बोलियां हैं मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी और शेखावाटी। पश्चिमी राजस्थानी की कौन कौन सी बोलियां हैं, मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी और शेखावाटी। जबकि पूर्वी राजस्थानी की कौन कौन सी बोलियां, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाड़ी और अहिरवाटी। ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाड़ी और अहिरवाटी, ये पूर्वी राजस्थानी की बोलियां हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको सही समझ में आ गई। क्षेत्रीय बोलियां हैं उनको अपन एक एक करके चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो बोली है वो है मारवाड़ी। सबसे पहले बोली कौन सी है, मारवाड़ी। अब देखो मारवाड़ी जो है कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, यह पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख बोली है। जो मारवाड़ी जो बोली है पश्चिमी जो राजस्थान है उसकी प्रमुख बोली है, और ये मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है, किन जिलों में बोली जाती है। तो पहला है जोधपुर, दूसरा है पाली, बीकानेर, नागौर, सिरोही, जैसलमेर, बाड़मेर और शेखावाटी आदि जिलों में बोली जाती है। देखो मारवाड़ी जो बोली है वो जोधपुर, पाली, बीकानेर, नागौर, सिरोही, जैसलमेर, बाड़मेर और शेखावाटी में आदि जिलों में बोली जाती है। और विशुद्ध जो मारवाड़ी है वो कहाँ पे बोली जाती है, जोधपुर क्षेत्र में बोली जाती है। विशुद्ध मारवाड़ी कहाँ पे बोली जाती है, जोधपुर क्षेत्र में। तो देखो मारवाड़ी जो बोली है उसके क्षेत्र है पश्चिमी राजस्थान, उसमें भी जोधपुर, पाली, बीकानेर, नागौर, सिरोही, जैसलमेर, बाड़मेर, शेखावाटी
और विशुद्ध जो मारवाड़ी है वो जोधपुर क्षेत्र में बोली जाती है। अब देखो मारवाड़ी जो बोली है ना, इसकी कुछ उपबोलियाँ हैं। मारवाड़ी जो बोली है इसकी कौन कौन सी उपबोलियाँ हैं, तो देखो इसकी मारवाड़ी बोली की उपबोलियों में मेवाड़ी, बागड़ी, बीकानेरी, शेखावाटी, नागौरी, खैराड़ी, गोड़वाटी, ढटकी, थड़ी और देवड़ापाड़ी है। तो आपसे पूछ ले कि मारवाड़ी की उपबोलियाँ कौन सी है, तो आप कहोगे मेवाड़ी, बागड़ी, बीकानेरी, शेखावाटी, नागौरी, खैराड़ी, गोड़वाड़ी, ढटकी, थड़ी और देवड़ापाड़ी है। तो ये मारवाड़ी की उपबोलियाँ हैं। देखो नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो उपबोली और उसके क्षेत्र कौन कौन से हैं। थड़ी जो है, थड़ी ये उत्तरी राजस्थान में बोली जाती है। ढाटी जो है ना, ढाटी ये बाड़मेर में बोली जाती है। गोड़वाड़ी कहाँ पे बोली जाती है, जालोर में, पाली में और सिरोही में। जालोर, पाली और सिरोही में कौन सी बोली बोली जाती है, तो गोड़वाड़ी बोली जाती है। इसके बाद में है देवड़ावाटी कहाँ पे बोली जाती है, सिरोही में। देवड़ावाटी कहाँ पे बोली जाती है, सिरोही में। इसके बाद में है खैराड़ी कहाँ पे बोली जाती है, सापरा, भीलवाड़ा में। खैराड़ी जो बोली है वो कहाँ पे बोली जाती है, सापरा, भीलवाड़ा में बोली जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो मारवाड़ी बोली के साहित्यिक जो रूप है उसको क्या कहा जाता है, डिंगल कहा जाता है। मारवाड़ी जो बोली है उसका जो साहित्यिक जो रूप है उसको डिंगल कहा जाता है। अधिकांश जो जैन साहित्य है वो कौन सी बोली में है, वो मारवाड़ी बोली में ही है। अधिकांश जैन साहित्य कौन सी बोली में है, मारवाड़ी बोली में है। अब देखो इसके कौन कौन से ग्रंथ हैं। देखो रजिया के सोरठे हो गए, वेली किशन रुक्मणीरी हो गई, ढोला मरवण हो गया और मूमल आदि लोकप्रिय काव्य जो है वो इसी डिंगल भाषा में है। तो मारवाड़ी बोली का जो साहित्यिक रूप है उसको डिंगल कहते हैं। और अधिकांश जो जैन साहित्य है वो मारवाड़ी में ही लिखा गया है, जिसमें रजिया के सोरठे, वेली किशन रुक्मणीरी, ढोला मरवण, मूमल आदि लोकप्रिय जो काव्य है इसी मारवाड़ी में है। देखो नेक्स्ट, इसी मारवाड़ी की जो है ना विशेषताएं क्या हैं। क्षेत्रफल, यह बोली क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थानी बोलियों में प्रथम स्थान रखती है। जो मारवाड़ी जो बोली है ना, ये सर्वाधिक क्षेत्रफल पे बोली जाने वाली बोली है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पे या प्रथम जो स्थान है जिसका क्षेत्रफल में, उस बोली को नाम है मारवाड़ी। यह ओज गुण विशिष्ट बोली है। छंदों में सोरठा छंद और रागों में मांड रागा जितना अच्छा इस बोली में मिलता है। छंदों में तो कौन सा छंद, सोरठा छंद और रागों में मांड राग जितना अच्छा इस बोली में मिलता है, भारत की अन्य किसी प्रांतीय बोली में नहीं मिलता है जितना। देखो यहाँ पे ओज गुण विशिष्ट युक्त बोली है ये, और इसमें छंदों में सोरठा छंद और रागों में मांड राग जितना अच्छा मारवाड़ी बोली में मिलता है ना, वो भारत की किसी अन्य प्रांतीय बोली में नहीं मिलता है। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। चलते हैं नेक्स्ट, मेवाड़ी। नेक्स्ट बोली कौन सी है, मेवाड़ी। तो देखो मेवाड़ी जो बोली है इसमें क्षेत्र कौन कौन से हैं। यह बोली उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा जिलों के अधिकांश भागों में बोली जाती है। देखो कहाँ कहाँ बोली जाती है मेवाड़ी बोली, तो आप कहोगे उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा जिलों के जो अधिकांश जो भाग है वहाँ पे बोली जाती है। उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा जो जिला है उसके अधिकांश भागों में कौन सी बोली बोली जाती है, तो मेवाड़ी बोली जाती है। मेवाड़ के पर्वतीय क्षेत्रों में बोले जाने वाली बोली को पर्वतीय मेवाड़ी तथा मैदानी क्षेत्रों में बोली जाने वाली मेवाड़ी को मैदानी मेवाड़ी कहा जाता है। देखो बिल्कुल सीधी सी बात है कि मेवाड़ का जो पर्वतीय जो क्षेत्र है वहाँ पे जो मेवाड़ी बोली जाती है उसको तो अपन बोलते हैं पर्वतीय मेवाड़ी, और मेवाड़ के जो मैदानी क्षेत्रों में जो बोली जाती है उसको मैदानी मेवाड़ी कहा जाता है। जो मेवाड़ी जो बोली है इसकी उपबोली कौन कौन सी हैं उनके अपन एक एक करके चर्चा करते हैं। तो उदयपुर में बोली जाने वाली जो धावड़ी है, धावड़ी जो बोली है वो मेवाड़ी की उपबोली है। तो आपसे पूछ लें कि जो धावड़ी जो बोली है वो कहाँ पे बोली जाती है, तो आप कहोगे उदयपुर में बोली जाती है। यह किसकी उपबोली है, तो ये मेवाड़ी की क्या है, उपबोली है। देखो नेक्स्ट बात करते हैं, देखो थोड़ी सी आगे और बात करते हैं इसका जो साहित्य, देखो साहित्य की बात करते हैं
कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अनुसार महाराणा कुंभा द्वारा रचित 4 नाटकों में मेवाड़ी जो बोली है उसका प्रयोग हुआ है। कीर्ति स्तंभ जो प्रशस्ति है वो ये कहती है कि जो महाराणा कुंभा के द्वारा जो 4 नाटकों की रचना की गई उसमें कौन सी बोली का प्रयोग किया गया है, मेवाड़ी बोली का प्रयोग किया है। इसके बाद में देखो, संत कवि चतुर सिंह बाऊजी ने मेवाड़ी भाषा में कौन कौन से ग्रंथ लिखे, योग सूत्र लिखा, भगवत गीता लिखा और सांख्य कारिका ग्रंथों की क्या की रचना की। देखो बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। संत कवि चतुर सिंह जो बाऊजी हैं उन्होंने मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र, भगवत गीता और सांख्य कारिका ग्रंथों की क्या की है, रचना की। तो संत कवि चतुर सिंह बाऊजी ने मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र, भगवत गीता और सांख्य कारिका जो ग्रंथ है इनकी क्या की है, रचना की। अब देखो मेवाड़ी जो भाषा है इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो मोतीलाल मेनारिया ने मेवाड़ी भाषा को मारवाड़ी की उपबोली माना है। देखो मोतीलाल जो मेनारिया हैं इन्होंने मेवाड़ी को है ना मारवाड़ी की क्या माना है, उपबोली माना है। मेवाड़ी व मारवाड़ी की बोली की भाषागत विशेषता में साम्यता है। मेवाड़ी बोली हो चाहे मारवाड़ी बोली हो, इनकी जो भाषागत विशेषताएं हैं उनमें क्या है, साम्यता है। मारवाड़ी के बाद मेवाड़ी जो बोली है राजस्थान की दूसरी महत्वपूर्ण बोली है। मारवाड़ी के बाद में अगर कोई दूसरी महत्वपूर्ण बोली है तो वह मेवाड़ी बोली है। मेवाड़ में ए और ओ की ध्वनि का विशेष प्रयोग होता है। मेवाड़ी में जो होता है ना, ए की और औ की जो ध्वनि है उसका क्या होता है, विशेष प्रयोग होता है। तो बिल्कुल आसान भाषा में यहाँ पे एक एक करके अपन समझते हैं कि देखो क्या होता है कि मोतीलाल जो मेनारिया हैं उन्होंने मेवाड़ी जो बोली है उसको मारवाड़ी की उपबोली माना है। और मेवाड़ी और मारवाड़ी जो बोली है इसमें भाषागत क्या होती है, साम्यता पाई जाती है। मेवाड़ी जो बोली है वो राजस्थान की दूसरी महत्वपूर्ण बोली है। मेवाड़ी में एक को है ना ए और ओ की जो ध्वनि का विशेष प्रयोग होता है। तो ये सारी इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमने डिस्कस कर ली। देखो नेक्स्ट बात करते हैं वागड़ी। नेक्स्ट को बोली कौन सी है, नेक्स्ट बोली है अपनी वागड़ी बोली। तो देखो ये क्षेत्र कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो सम्मिलित क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र कहलाता है, वागड़ क्षेत्र कहलाता है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा को जो सम्मिलित क्षेत्र है वो वागड़ क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली, ये जो क्षेत्र है इसमें बोली जाने वाली जो बोली है उसको वागड़ी कहलाती है। मेवाड़ के दक्षिणी और सुंद राज्य के उत्तर में तथा अरावली प्रदेश और मालवे की जो पहाड़ियों तक इसका विस्तार है। देखो कोई आपसे पूछ ले कि वागड़ी जो बोली है इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो मेवाड़ के दक्षिण से लेकर सुंद राज्य के उत्तर में और अरावली प्रदेश और मालवे की जो पहाड़ियों का है वहाँ तक इसका विस्तार है। और जो डूंगरपुर बांसवाड़ा जो क्षेत्र है इसको सम्मिलित रूप से वागड़ क्षेत्र कहते हैं। और इस क्षेत्र में जो बोलने वाले जो बोली है उसको वागड़ी बोली कहा जाता है। तो मैं इसकी उम्मीद करता हूँ ये बात आपको सही समझ में आ गई। देखो नेक्स्ट बात करते हैं साहित्य। जो वागड़ी जो बोली है ना, वागड़ी भाषा में प्रकाशित जो साहित्य है उसका अभाव है। वागड़ी भाषा में प्रकाशित साहित्य का क्या है, अभाव है। संत माऊजी द्वारा हस्तलिखित जो चोपड़ा जो ग्रंथ हैं वो कौन सी भाषा में है, वो वागड़ी भाषा में ही है। देखो हालांकि साहित्य का अभाव है वागड़ी भाषा में, लेकिन फिर भी संत माऊजी ने जो चोपड़ा ग्रंथ लिखे हैं वो वागड़ी भाषा में ही हैं। देखो वागड़ी जो भाषा है इसकी कुछ विशेषताएं हैं। वागड़ क्षेत्र गुजरात के नज़दीक होने के कारण इस पर गुजराती जो प्रभाव है परिलक्षित होता है। गियर्सन ने इसे भीली बोली कहा है। देखो वागड़ क्षेत्र जो है ना गुजरात के नज़दीक होने के कारण इस पर गुजराती प्रभाव एक तो परिलक्षित होता है। गियर्सन ने जो वागड़ी जो बोली है ना इसको भीली बोली कहा है। कौन सी बोली कहा है, भीली बोली कहा है। इसमें च और छ का जो उच्चारण है, च छ का उच्चारण से किया जाता है। च और छ का जो उच्चारण है वो से किया जाता है तथा था के स्थान पर हथों का इस प्रयोग होता है। देखो वागड़ी जो बोली है इसमें मेन विशेषताएं क्या हैं। एक तो इस पर गुजराती प्रभाव, क्योंकि वागड़ जो क्षेत्र है गुजरात के निकट होने के कारण इस पर गुजराती प्रभाव परिलक्षित होता है।
और गियर्सन ने है ना इसको कौन सी बोली बोला है, भीली बोली कहा है। इसमें च और छ का उच्चारण स से किया जाता है, च और छ दोनों का जो उच्चारण है ये स से किया जाता है। और था के स्थान पे यहाँ पे हतो, जैसे अपन कहते हैं ना वहाँ गया था, वहाँ गया हतो, ऐसे बोला जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको सही समझ में आ गई। नेक्स्ट जो बोली है वो है शेखावाटी। नेक्स्ट कौन सी बोली है, शेखावाटी।